यूपी पोल्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजक पोल्ट्री इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यूपी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी किसान भाई बहन लोग और सभी अतिथिगण, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी, और इस मंच से मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा आयोजकों का कि हमारी जैसी एक छोटी संस्था को इस मंच पे हमारे काम के बारे में, हमारी यात्रा के बारे में बताने का मौका मिला है। और हम लोगों का जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग बैकयार्ड पोल्ट्री इनटू कमर्शियल, प्रोफेशनल एंड कमर्शियल एंटरप्राइज, तो उसके ऊपर मैं कुछ बात करूंगा। उसके अलावा हम लोग प्योरली एक पोल्ट्री एंटरप्राइज नहीं है, हम लोग खुद को एक सोशल एंटरप्राइज बोलते हैं। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सोशल है, टू ब्रिंग द चेंज इन द लाइव्स एंड लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पुअर। गरीब तबके के लोगों के जीवन में, स्पेशली महिलाएं, उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सके, इस उद्देश्य के साथ ये संस्था ने अपना काम शुरू किया था। और पोल्ट्री व्यवसाय एक जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग ये कर पा रहे हैं। उसके अलावा कैसे स्मॉल होल्डर मार्जिनल फार्मर सक्सेसफुली इस वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पोल्ट्री इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं, इस पे मैं बात करूंगा। और तीसरा बात जो अभी आज पिछले कुछ वर्षों से भारतीय सरकार भी इन चीज़ों पे फोकस कर रही है कि 10,000 एफपीओज को प्रमोट करना है, तो कैसे एफपीओज कलेक्टिवाइजेशन की पावर से, एफपीओज के पावर से हम एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं, उस पे कुछ बात करूंगा। और प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं हमारी अध्यक्ष जी कुंती ध्रुवे हमारे साथ में हैं, तो उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग दोनों ही मिलके अपने गतिविधि के बारे में बताएंगे। तो कुंती दीदी हैं, ये केसला पोल्ट्री सोसाइटी की अध्यक्ष हैं, जो कि हम लोग गर्व के साथ शेयर कर सकते हैं कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी है और महिलाओं द्वारा जिसका स्वामित्व है, उस क्षेत्र में सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो केसला पोल्ट्री सोसाइटी में अभी लगभग 1250 महिलाएं काम कर रही हैं और इस वर्ष उस सोसाइटी ने लगभग 44 करोड़ का व्यवसाय किया है, और जिसमें सिर्फ आदिवासी और दलित महिलाएं शेयर होल्डर्स हैं। तो अब हम लोग अपना ये एक छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड था जिस पे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग अपना प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अपने काम के बारे में आप लोगों से शेयर करेंगे। हालांकि हमको 10 मिनट का समय मिला है 25 सालों की यात्रा के लिए। मुझे लगता है सिर्फ हम लोग अपना काम नहीं बताना चाहते, इस मंच से हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कैसे हम अपना 25 सालों की जर्नी में एफपीओ मॉडल में और गरीब महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, हमने 25 साल से जो एक्सपीरियंस किया है वो भी हम साझा करना चाहेंगे, ताकि जैसे उत्तर प्रदेश में अभी ये कॉन्क्लेव हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के भी गरीब छोटे किसानों को कुछ अगर इस चीज़ से फ़ायदा मिल पाए तो हमारा वो प्रयास रहेगा। अगर अभी देखा जाए पोल्ट्री व्यवसाय में इंडिपेंडेंट फार्मर या फैमिली फार्म्स जो खुद से व्यवसाय करते हैं, ग्रेजुअली हमने देखा है कि उसकी संख्या काफ़ी घटती जा रही है। और कुछ डेटा बताते हैं कि अब इंडिपेंडेंट फार्मर्स की संख्या
लगभग 10% से भी कम रह गई है। ज़्यादातर जो है या तो इंटीग्रेशन कंपनियों के साथ जुड़ के अपना काम कर पा रहे हैं, क्योंकि पोल्ट्री बिज़नेस में जो लोग इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं जानते हैं कि इसमें मार्केट का उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत समय ऐसा आता है कि उतार चढ़ाव की वजह से एक इंडिपेंडेंट फार्मर का पूरा पूंजी भी कभी कभी ख़त्म हो जाता है, और बाज़ार से सामान खरीद के, मार्केट से चिक्स फीड लेके जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनका वैल्यू चेन पे पूरा कंट्रोल है, उनके साथ कॉम्पीट करना भी एक चैलेंज का बात है। और उसके अलावा रिसोर्सेज का लिमिटेशन, टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन, मार्केट का लिमिटेशन, ये सब कुछ कंस्ट्रेंट है। इसीलिए इंडिपेंडेंट फार्मर्स धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि उनकी संख्या काफ़ी घट गई है। और चैलेंजेस भी है। ये बहुत मुश्किल है आज के पोल्ट्री व्यवसाय में कि इंडिपेंडेंट फार्मर खुद का एक छोटा सा फार्म लगा के वैल्यू चेन, अगर वो बाहर से सामान लेके इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला पाए, इसका ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उसी बीच में एक उदाहरण है, हम लोग स्मॉल होल्डर पोल्ट्री मॉडल हमारी गतिविधि को बोलते हैं कि स्मॉल होल्डर पोल्ट्री मॉडल के जरिए कैसे छोटे किसान, स्मॉल फार्मर्स, स्पेशली महिलाएं सक्सेसफुली इस वोलेटाइल बिजनेस में सक्सेसफुली कैसे अपनी गतिविधि को चला रही हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि हम लोग किन के साथ काम करते हैं, कौन किस प्रकार के किसानों के साथ काम करते हैं। तो इसके बारे में मैं, कुंती दीदी यहाँ पे हैं, उनको थोड़ा सा मौका दूंगा कि वो बताएं कि जब इन्होंने मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया था उससे पहले का उनका क्या जीवन था और किस तरह से उनके पास, लोगों के पास लाइवलीहुड के सोर्सेज हैं। तो मेरे से बेहतर दीदी शायद बता पाएंगी, तो थोड़ा सा दीदी को बोलने का मौका देते हैं। मेरा नाम श्रीमती कुंती ध्रुवे है। मैं केसला पोल्ट्री के अध्यक्ष हूँ। हमारे केसला सोसाइटी में 1270 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं सन 2007 से मुर्गी पालन का काम कर रही हूँ। मेरे पास लगभग अपना 700 अपना मुर्गी का घर है और हमारे केसला सोसाइटी ने 44 करोड़ का टर्नओवर किया है और हमारी दीदियों को 350 करोड़ से ऊपर का अर्जित किया है हमारी दीदियों ने। और मुर्गी पालन से पहले का मैं आपको बता रही हूँ। उस समय में हम बरसात के आधार पे रहते थे। जैसे बरसात एक ही फसल होती थी और ज़्यादातर छोटे परिवार और छोटे किसान थे और हम लोग उस समय में बाहर काम करने के लिए जाते थे। कई बार हमारे पास पैसा ना होने के कारण हम रेत की गाड़ियों में बैठकर बाहर पूरे परिवार सहित काम करने जाते थे। जीवन यापन करना और पेट भर खाना भी हमारे लिए बहुत चुनौती की बात थी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का अनुभव उस समय जब मार्च 2018 में मैं उनसे दिल्ली में मिली थी, उस दिन भी मुझे थोड़ा घबराहट हो रही थी और आज भी मैं आप लोगों के सामने मंच में खड़ी हूँ। थोड़ी घबराहट तो मुझे हो रही है क्योंकि हम छोटे से गांव से रहने वाले हैं, घूंघट और छोटे से घर के अंदर रहने वाले महिला आज इस मंच के अंदर आई हूँ तो थोड़ी घबराहट हो रही है। लेकिन जब मैंने हमारा केसला मॉडल
उनके सामने प्रस्तुत किया तो उन्होंने सराहना दिया और उनको बहुत अच्छा लगा। आज मुर्गी पालन से हम लोगों को बहुत बदलाव हुआ है। हम लोग 50 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं साल में, और हमारी दीदियाँ अच्छा खाना खा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं और घर में ही रह के अपने बच्चों की पढ़ाई करवा पा रहे हैं, जिससे मुर्गी की हमारी दीदियों के बच्चे सरकारी नौकरी, निजी नौकरियों में भी जा रहे हैं। यह सब मुर्गी से संभव हुआ है। और बोलो। धन्यवाद दीदी। तो दीदी ने जैसे साझा किया कि हम लोग जो है इस तरह सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल देखे कि किस तरह के दीदियों के साथ, किसानों के साथ काम कर रहे हैं। सो ये भी एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर रहता है। ये सिर्फ मुर्गी पालन में ही नहीं, आप कोई भी लाइवलीहुड एक्टिविटी अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपका हितग्राही, सही हितग्राही का चयन, जिसको उस काम की लाइवलीहुड की ज़रूरत हो, वो बहुत एक क्रिटिकल फैक्टर है। जैसे हम लोग ये मुर्गी पालन का जो काम करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ द राइट फार्मर, हम उनका पूरा सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल देखते हैं कि दीदी का अभी में लाइवलीहुड पोर्टफोलियो क्या है, अभी क्या किन स्रोत से वो इनकम कर पाती है, और जो ये मुर्गी पालन करेगी उससे जो है उसके जीवन में वो सिग्निफिकेंट आमदनी हो पाएगी कि नहीं, उसी तरह के फार्मर को हम चुनते हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, मुर्गी पालन से पहले ज़्यादातर परिवार जो है लगभग आज भी जो है 30 से 50 हज़ार रुपये का ही आमदनी हो पा रहा है। ऐसे भी परिवार आज भी मध्य प्रदेश में हैं। तो हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि ऐसे परिवारों के साथ मिल के मुर्गी पालन करके हम लोग उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। अब हम लोग अपनी गतिविधि के बारे में बात करते हैं। हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, हर एक महिला के घर के बाजू में 500 से 1000 बर्ड्स, ब्रॉयलर फार्म और लेयर फार्म, उनके घर के बाजू में ही उनका एक पोल्ट्री फार्म होता है। 500 ज़्यादातर महिलाओं का 500 बर्ड का फार्म है। अभी कुछ महिलाओं ने 1000 तक उसका कैपेसिटी बढ़ा लिया है। और ये शेड भी शासन प्रशासन की और कुछ फिलेंथ्रोपिक एजेंसीज़ की अलग अलग योजनाओं से जो है इन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। और क्योंकि इस, जैसे मैंने बोला कि हमारी दीदी जो पहले मुर्गी पालन से पहले 25-50 हज़ार रुपये एनुअली कमा पाती थी अपने खेती बाड़ी से, वो एक 500 बर्ड का फार्म बनाने में, जिसमें आज भी लगभग 2-2.5 लाख रुपए का लागत लगता है। अगर 500 बर्ड का हमको फार्म बनाना है ब्रॉयलर का, और लेयर का बनाना है तो लगभग 3-3.5 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है लागत लगेगा। तो ये बहुत मुश्किल है एक महिला के लिए, गरीब तबके से, कि वो खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। तो इन लोगों का पोल्ट्री शेड बनाने में शासन प्रशासन की अलग अलग स्कीम से जो है इनका फार्म बनाने का प्रयास किया है। हम लोग जो है एफपीओ मॉडल में इस गतिविधि को कर रहे हैं। हर एक महिला का जिसका भी 500 से 1000 का फार्म एक बार बन गया, उनको हम कलेक्टिवाइज करते हैं अराउंड, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं या प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं। ऐसी एक कंपनी में, सोसाइटी में लगभग ऐसे 500 से 1000 महिलाएं रहती है। जैसे दीदी केसला से आई है, वो एक केसला पोल्ट्री सोसाइटी में अभी 1250 महिलाएं। ऐसे ऑन एन एवरेज एक सोसाइटी में जो है 500 से 1000 महिलाएं रहती हैं। अब सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है कोई भी व्यवसाय शुरू करने में, कि उत्पादन तो कर पाते हैं लेकिन ज़्यादातर किसी भी गतिविधि में, सिर्फ मुर्गी पालन में ही नहीं, हमने देखा है बहुत सारी योजनाएं शुरू होती हैं और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उस उत्पाद का बिक्री कहाँ पे करेंगे। तो इस मॉडल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें ना तो महिला को कुछ खरीदने की चिंता करना है, ना कुछ बेचने की चिंता करना है। जैसा कि हमने बताया कि एफपीओ के जरिए हम लोग ये पूरा व्यवसाय कर रहे हैं, तो कलेक्टिव बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि अकेले, मैंने शुरुआत में बताया, अकेले किसान को, एक दीदी को ये गतिविधि अकेले कर पाना बड़ा मुश्किल है।
तो हम लोग कलेक्टिव बिजनेस करते हैं, इनका सोसाइटी इकट्ठा सामान खरीदती है, चिक्स, फीड, रॉ मटेरियल, और महिलाओं को गांव में डोर स्टेप पे पहुंचा के देती है। तो महिला को कहीं नहीं जाना है कि कहाँ से चूजा खरीदेंगे, कहाँ से दाना खरीदेंगे। उनकी सोसाइटी इकट्ठा उस सामान को खरीदती है, उनके गांव में उनके डोर स्टेप पे पहुंचा के देती है। सिमिलरली टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द वेटनेरियंस और टेक्निकल पैरावेट्स, गांव में ही उनका गांव में एक सुपरवाइजर रहता है जो उनको डे टू डे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोफेशनल मैन पावर रहता है, इधर वेटनेरियन और फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, जो उन लोगों को डे टू डे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब बर्ड्स रेडी हो जाते हैं तो उनकी सोसाइटी, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको कलेक्टिवली मार्केट में सेल करने का काम करती है। तो दीदी को घर पे पहुंच के सामान मिलता है, टेक्निकल सपोर्ट मिलती है। हर एक एंट्री हम लोग ERP में रिकॉर्ड करते हैं और दीदी के स्तर पे भी हर एक चीज़ का एंट्री उनका प्रोड्यूसर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और जब बर्ड्स रेडी हो जाते हैं तो बर्ड्स का मार्केटिंग भी उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है। तो दीदी को ना तो कुछ बेचना है ना कुछ खरीदने की चिंता करना है। दीदी को सिर्फ घर के बाजू में पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, दिन भर में 2 से 3 घंटा अपना समय देना है। जैसा कि बताया कि ये लोग कई महीने तो पहले डिस्ट्रेस माइग्रेशन पे जाते थे, फैमिली हार्मनी भी नहीं रहता था, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। तो आज ये लोग घर पे ही रह के घर के बाजू में ही पोल्ट्री फार्म बना है, 2-3 घंटे दिया, मुर्गी पालन भी किया, बच्चों का भी देखभाल किया, घर का भी काम किया, बच्चों की पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। और एक चीज़ और क्रिटिकल चीज़ जो हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो मार्केटिंग सिस्टम जो डेवलप किया है, ये इसमें भी हम लोगों ने जो है इंटीरियर रूरल मार्केट्स को हमने टैप किया है। हम लोग छोटे छोटे व्यापारियों को प्रमोट करते हैं, उन्हीं को हम लोग रूरल मार्केट्स में सेल करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल केसला पोल्ट्री सोसाइटी से, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, हार्डली 100 किलोमीटर पे है, लेकिन हार्डली केसला पोल्ट्री सोसाइटी भोपाल में मुर्गी बेचने की ज़रूरत पड़ती है। वो सब अपना इंटीरियर रूरल मार्केट्स में लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में अपना बर्ड सेल करती हैं। और इस इनबिल्ट रिस्क मैकेनिज्म मॉडल से अभी पहले वो महिलाओं को मार्केट रिस्क से इस मॉडल के थ्रू डीलिंग कर दिया है। जो मार्केट का रिस्क है वो उनका कोऑपरेटिव कलेक्टिवली एब्जॉर्व करता है, इसलिए वो सामान खरीदता है और वही मुर्गी बेचता है। महिलाओं को सिर्फ 2 से 3 घंटा देके सिर्फ मुर्गी पालन करना है और अच्छी एफिशिएंसी के साथ पालन करना है। और उस फ्लॉक को बेच के कोऑपरेटिव को चाहे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि हम पोल्ट्री व्यवसाय में जानते हैं कि वोलेटिलिटी, डेली वोलेटिलिटी है, किसी महीनों में लॉसेज होते हैं, किसी महीने में प्रॉफिट्स होते हैं। तो जो मार्केट रिस्क है वो उनका कोऑपरेटिव बियर करता है। ये महिलाओं के ऊपर पास ऑन नहीं किया जाता। महिलाओं को सिर्फ अच्छा मुर्गी पालना है, अच्छी एफिशिएंसी के साथ पालना है, और इसी के लिए हमने एफिशिएंसी इंडेक्स फार्मूला डिज़ाइन किया है। जो जितना एफिशिएंटली मुर्गी पालेगी जो महिला, उसको उस आधार पे पैसा मिलेगा। ऑन एन एवरेज एक महिला 500 बर्ड पाल के 2 से 3 घंटा देके एक साइकिल में लगभग जो है 7 से 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक अर्निंग कर पाती हैं। और ऐसा वो साल भर में 5 से 6 साइकिल ले पाती है, तो साल में 50 से 60 हज़ार रुपये इस गतिविधि से अर्न कर पाती है। ये आंकड़ा सुनने में मुझे लग रहा है, हो सकता है कम लग रहा हो कि 50 से 60 हज़ार ही आमदनी हो पाती है, लेकिन हम ये उन परिवारों की बात कर रहे हैं जिनका पहले से आमदनी सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये था। तो इस गतिविधि से जो हम लोगों का सपना है कि फार्मर्स का इनकम डबल करना है, तो इस गतिविधि से ये हम लोग संभव कर पा रहे हैं कि फार्मर्स का इनकम डबल हो पा रहा है। उसके अलावा साल के एंड में, क्योंकि यही महिलाएं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की शेयर होल्डर हैं, मेंबर्स हैं, अगर साल के एंड में कोऑपरेटिव प्रॉफिट करती है, उसका भी एक हिस्सा महिलाओं को बोनस डेफर्ड पेमेंट के रूप में पास ऑन कर दिया जाता है। अब ऐसी संस्थाओं में, इस गतिविधि में महिलाओं के क्या रोल हैं? बेसिकली महिला अलग अलग रोल प्ले करती है। वो एक पोल्ट्री प्रोड्यूसर है, उसको मुर्गी पालना है। देन वो एक मेंबर है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की, एज ए मेंबर उसके अलग रोल है। और गवर्नेंस में भी यही दीदियों के बीच से गवर्निंग बॉडी इन संस्थाओं का चुना जाता है, तो गवर्नेंस का रोल है। ये ओवरऑल एक मॉडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ऑन एन एवरेज एक महिला के घर के बाजू में 500 हज़ार बर्ड है।
उसको उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रॉ मटेरियल मिलता है। ऑन एन एवरेज एक ऐसी सोसाइटी में 500 से 1000 महिलाएं रहती है। एक ऐसी सोसाइटी लगभग 500 से 1000 महिलाओं की 15 से 30 करोड़ का व्यवसाय करती है, और साल भर में महिलाओं का आमदनी जो है 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपया एक सोसाइटी महिलाओं को शुद्ध आमदनी होता है। अब इसका हमने फर्दर कलेक्टिवाइजेशन किया, क्योंकि कलेक्टिव बिजनेस मॉडल है। तो पहले इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने मिलकर 2006 में राज्य स्तरीय फेडरेशन बनाया, और राज्य स्तरीय फेडरेशन का भी फर्दर कलेक्टिवाइजेशन का रोल है। जैसे सोसाइटीज़ पहले मार्केट से चिक्स फीड लेते थे, तो पूरा वैल्यू चेन को डेवलप करना ये एक स्टेट फेडरेशन का रोल है। तो स्टेट फेडरेशन ने अपनी सोसाइटीज़ की पूर्ति को रॉ मटेरियल की पूर्ति करने के लिए बिडर फार्म, हैचरीज, फीड प्लांट एस्टेब्लिश किया। उसके अलावा स्टेट फेडरेशन मार्केटिंग लिंकेजेस, प्रोफेशनल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, फंड मोबिलाइजेशन, ये सब मुख्य रोल हैं जो MPWPCL जो इन सोसाइटीज़ का स्टेट फेडरेशन है जो ये काम करती हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल कलेक्टिवाइजेशन का, कि इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट फेडरेशन के शेयर होल्डर्स हैं। अगर हम लोग अभी 25-26 साल में इस पूरी यात्रा को देखें तो हमने 2001 में ये गतिविधि शुरू किया था 200 महिलाओं के साथ। आज हम लोग लगभग 9000 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। उन 9000 महिलाओं में से 95% ट्राइबल महिलाएं हैं और 5% बाकी तबके की गरीब महिलाएं हैं। और अभी हम लोगों का आउटरीच लगभग 16 जिलों, मध्य प्रदेश के 16 जिलों में हम ऐसा 17 FPOs बना के काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों का एनुअल रिव्यू मीटिंग जस्ट हुआ है, तो मैं खुशी के साथ शेयर कर सकता हूं कि ये 9000 महिलाओं की संस्थाओं ने पहली बार इस बार 500 करोड़ का व्यवसाय हासिल किया है। और जो ओवरऑल पोल्ट्री इंडस्ट्री, पोल्ट्री सेक्टर का ग्रोथ है, जो पोल्ट्री इंडिया के प्रेसिडेंट भी बता रहे थे कि 8% से पोल्ट्री सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन संस्थाओं ने लगभग 12.5% के साथ एनुअल रेवेन्यू में ग्रोथ किया है, और महिलाओं की इनकम में लगभग 14.5% का ग्रोथ किया है। तो ये 510 करोड़ का व्यवसाय करके महिलाओं को शुद्ध आमदनी लगभग 25 करोड़ रुपया जो महिलाओं के खाते में पैसा गया है। और कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स की मैं जो बात कर रहा था, एक था कि सिलेक्शन ऑफ राइट फार्मर, जो मैंने शुरुआत में बात किया। दूसरा मैंने बात किया कि राइट साइजिंग ऑफ द यूनिट, कि हम लोग कितना मुर्गी का फार्म बनाएं। और 25 साल के अनुभव से हम लोगों ने हर प्रकार का योजनाएं देखा है। कुछ योजनाएं शुरू होती हैं, 10-20 चिक्स दिए जाते हैं और कुछ महीने बाद देखने जाते हैं तो वो चिक्स भी नहीं दिखते हैं। मतलब मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं मेरा अनुभव शेयर करते, तो हम लोगों का कोर फोकस है कि कैसे सस्टेनेबल बिजनेस किया जाए। तो जो हम लोग ये साइज़ डिसाइड किए हैं कि 500 मुर्गी का फार्म होगा कि 1000 मुर्गी का फार्म होगा, ये हम उस महिला का ज़रूरत के हिसाब से राइट साइजिंग करते रहते हैं। हमने 300 मुर्गी के फार्म बनाने से ये काम शुरू किया था, अब 500 मुर्गी का फार्म हम लोगों ने बनाया। और अब जैसे जैसे आगे महंगाई बढ़ रही है, आमदनी खर्चे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आगे जाके 700 मुर्गियों का फार्म बनाने से उनको वो सिग्निफिकेंट रिटर्न मिल पाए, जिसमें वो गतिविधि में इंटरेस्ट ले पाए। वो गतिविधि में इंटरेस्ट लेगी तो ही वो अच्छे से प्रोडक्शन एफिशिएंसी लाएगी। और मैं आप लोगों को ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि हम 16 जिलों में काम कर रहे हैं और 15 लाख बर्ड पाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स मुर्गी पालते हैं, हो सकता है वो 10-15 लाख मुर्गी कुछ ही दायरे में पाल रहे हो। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैसे हम लोग मेंटेन करें। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद, छोटे फार्म होने के बावजूद, हम लोग गारंटी के साथ क्लेम कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी आइदर इट इज़ पार एट द इंडस्ट्री और सम टाइम इवन बेटर एट द इंडस्ट्री। अभी हम लोगों को 30 दिन में
ब्रॉयलर में 2 किलो बॉडी वेट अचीव हो रहा है विद FCR ऑफ 1.4। बहुत सारी सोसाइटीज़ हम लोगों का 400 से ऊपर एफिशिएंसी इंडेक्स लेके आ रहा है। इस ओवरऑल नेटवर्क में 9,000 महिलाओं के अलावा लगभग 40 प्रोफेशनल स्टाफ भी जुड़े हुए हैं। हर एक सोसाइटी को जो उसका ऑपरेशनल पार्ट है वो एक प्रोफेशनल आइदर फ्रॉम वेटनरी बैकग्राउंड या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हर एक सोसाइटी को वो चलाता है। ये भी हमारा एक क्रिटिकल फैक्टर है कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखते हैं, कुछ NGOs करते हैं, 2-3 साल का प्रोजेक्ट करेंगे, 2-3 साल में ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे एंड देन दे विल एग्जिट, और उसके बाद वो सस्टेनेबिलिटी का अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं बचता है। तो हम लोग ये अपना लर्निंग शेयर कर सकते हैं कि जो हमारा ये सस्टेनेबिलिटी का क्रिटिकल फैक्टर जो है कि प्रोफेशनल सपोर्ट, कंटिन्यूअस सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम लोग संस्था बनाते भी हैं, हम लोग संस्था चलाते भी हैं और हम लोग हमेशा संस्था के साथ रहते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर था जो मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी अब ओवरऑल हम लोग देखें तो हमारा मंथली प्रोडक्शन लगभग 15 लाख ब्रॉयलर हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। हमारे पास अभी वैल्यू चेन का बात किया जाए तो लगभग 1.25 लाख कैपेसिटी का ब्रीडर फार्म है, 3 हैचरीज हैं, लगभग 15 लाख चिक्स प्रोडक्शन कैपेसिटी की, और लगभग मध्य प्रदेश में हम लोगों का 16 जिलों में आउटरीच है, जिन अलग अलग जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। ये 25-26 में हम लोगों ने 26,600 मेट्रिक टन लगभग लाइव बर्ड्स बेचा और लगभग 2 करोड़ अंडा बेचा है। महिलाओं का इनकम लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा हुआ है। एंड गरीब आदिवासी महिलाओं के साथ काम करने के बावजूद वी आर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी मंथली 65 लाख मुर्गी का उत्पादन होता है, जिसमें से 15 लाख मुर्गी का उत्पादन हमारा दीदी लोग करता है। ये कुछ फोटोज़ हैं हमारे पास। जो ब्रीडर फार्म है उसमें भी लगभग 80% महिलाएं काम करती हैं। ये हैचरीज हैं। We have one of the largest feed plant in Madhya Pradesh. It was inaugurated by the former Chief Minister of Madhya Pradesh, Sri Shivraj Singh Chauhan ji, with production capacity of 200 metric ton per day. कुछ हमने रिटेल आउटलेट्स भी बनाए हैं जो कि हाइजीनिक चिकन कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। अगर सोशल इम्पैक्ट की बात की जाए तो ये हम लोग 15 करोड़ का व्यवसाय करके क्या हासिल कर पा रहे हैं। तो जो मैंने बात किया कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो अगर एक महिला 50,000 रुपये का आमदनी 2-3 घंटे दे के 200 दिन के एंगेजमेंट में उसका साल भर में कमा पा रही है, तो उनका लगभग 100% इनकम एनहेंसमेंट हो पा रहा है। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि अभी हम लोगों का जिन महिलाओं ने अपना फार्म को डबल करके 1000 तक भी बनाया है, तो इस साल लगभग 200 लखपति दीदियाँ इन 9,000 दीदियों में से हम लोग बना पाए हैं। और महिलाएं अब घर पे रह पा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं, हेल्थ में उनका हेल्थ का ध्यान रख पा रही हैं। तो ये दीदी ने भी बताया क्या क्या उनके जीवन में बदलाव हुआ है। तो ये जो पहले महिलाएं, अगर इम्पैक्ट की बात किया जाए, जो पहले गाड़ी आती थी, दीदी लोग हम लोगों को बताती हैं कि बाहर से कोई गाड़ी आ जाती थी, वो अंदर जाके अपने घरों में छुप जाते थे। तो आज 25 साल में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि हमारा कुंती दीदी को मौका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी गतिविधि के बारे में प्रस्तुत करने का। दीदी ने आप लोगों से एक्सपीरियंस भी शेयर किया। ऐसा नहीं है, मैंने सब लगा होगा कि अच्छी बात की कि हम लोगों को चैलेंजेस नहीं हैं। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री को चैलेंजेस आते हैं हमको भी आते हैं, हमको भी लॉसेज होते हैं। और साइक्लिक वोलेटिलिटी डिजीज़ आउटब्रेक या कोविड में जो पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री ने झेला, हम लोगों ने भी झेला। हम लोगों को भी उस समय लगभग 25 करोड़ रुपए का नुकसानी हुआ कोविड से। तो ऐसा उतार चढ़ाव जो पोल्ट्री इंडस्ट्री ने झेला है, हम लोगों ने भी उस उतार चढ़ाव का हिस्सा रहे। तो हमारे भी कुछ चैलेंजेस है। एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है
जैसा मैंने बात किया कि एक ब्रॉयलर फार्म को बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए का ज़रूरत पड़ता है। एक लेयर फार्म को बनाने के लिए अगर 500 बर्ड का फार्म बनाना है तो लगभग 3-3.25 लाख का राशि का ज़रूरत पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई डेडिकेटेड योजना नहीं है कि जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे हम लोग ये इंफ्रास्ट्रक्चर करवा पाए, क्रिएशन करवा पाए। एंड नरेगा वाज वन ऑफ द वेरी गुड स्कीम जिसमें हम लोगों ने ये कुछ पोल्ट्री शेड्स का निर्माण हम लोगों ने करवाया। देन देयर आर सम अदर चैलेंजेस हमारे केस में, और अगर आप डेयरी सेक्टर के केस में कंपैरिजन करेंगे तो डेयरी सेक्टर में इट इज़ वो एग्जिस्टिंग डेयरी फार्मर्स को कलेक्टिवाइज करके उसको वैल्यू एडिशन करते हैं। हमारे केस में हमको एक फार्मर को क्रिएट करना पड़ता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज। देन देयर आर, बिकॉज हम लोग कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ हम लोग मध्य प्रदेश में 8 ट्राइब्स, डिफरेंट ट्राइब्स के साथ काम कर रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट कम्युनिटी चैलेंज जो कि हमको समय समय पर आते रहते हैं। एंड देन मार्केट चैलेंज है, और सबसे बड़ी बात, एक जैसे मैंने बोला हर एक सोसाइटी इट इज़ मैनेज्ड बाय ए प्रोफेशनल मैन पावर, तो इतना इंटीरियर एरियाज़ में प्रोफेशनल को रिटेन करना वो एक चैलेंज है। ये कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन है जो संस्था को मिले हैं। 2018 में MPWPCL को बेस्ट FPO का अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी हमारी एक सोसाइटी को NCDC के द्वारा बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अवार्ड मिला है। तो ये हमारी जर्नी थी जो मैंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा और उसके कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो ये हमारा ओवरऑल गतिविधि के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और कुछ सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स जो 5-6 की हमने बात किया उसके बारे में मैं बताऊं। तो पहला हमने बताया सिलेक्शन ऑफ द राइट बेनिफिशियरी, सेकंड इज़ द राइट साइजिंग ऑफ द यूनिट, सही कैपेसिटी, सही वॉल्यूम का लाइवलीहुड एक्टिविटी करना चाहिए ताकि फार्मर्स के जीवन में सही में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आए। और तीसरा बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोगों को जब जब जो जो ज़रूरत पड़ा वो हमने किया। अगर हमको ज़रूरत पड़ा कि हमको अब ब्रीडर फार्म बनाना है, हमको हैचरी बनाना है, हमको फीड प्लांट बनाना है, तो इस गतिविधि को सस्टेनेबल रखने के लिए जब जो ज़रूरत पड़ा हम लोगों ने वो हम लोग करते आए हैं। चौथा बात मैंने बोला कि प्रोफेशनल और टेक्निकल सपोर्ट, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग सपोर्ट ज़रूरी होता है, उसके बिना ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। पांचवा जो बात किया कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी, हम लोगों ने, मैंने आपको एफिशिएंसी हमारा प्रोड्यूसर्स का बताया, मैं हमारा ब्रीडर फार्म का भी बताता हूँ क्योंकि हम लोग कोप ब्रीड का फ्रेंचाइजी हैं। उनका स्टैंडर्ड है हैन हाउस प्रोडक्शन का 193 एंड हम लोगों का ब्रीडर फार्म का हैन हाउस प्रोडक्शन आया है 205, और उसी को वेंकीज़ ने जो है बेस्ट ब्रीडर परफॉर्मेंस भी क्लेम किया है। कई जगह पे जाके वेंकीज़ इंडिया इसको दिखाता है। तो ओवरऑल समरी ये है कि आपको सस्टेनेबल बने रहने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अभी हम लोग प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए काम कर रहे हैं। इवन हम लोग 2-3 कंपनियों के साथ ये भी बात कर रहे हैं कि AI कैसे हमारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम लोग AI को धीरे धीरे आने वाले समय में ला सकते हैं। तो ये सब आप लोगों के साथ साझा किया और ये मंच हमको मिला, हमको हमारे लिए बहुत सम्मान का बात है। हम लोग मध्य प्रदेश से एक छोटी संस्था को इतने बड़े मंच पे हमको मौका मिला है। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर PK शुक्ला सर का, जो कि अभी हमारे एक्सपर्ट डायरेक्टर भी हैं, और उनके विजनरी सोच की वजह से और उनके गाइडेंस में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो उनका भी हम लोग विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग पोल्ट्री इंडिया के प्रेसिडेंट श्री उदय सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने भी आके ये मॉडल देखा किसला में जाके, और उन्होंने भी इसका जो है थोड़ा सा सराहना की है, तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।